एक पुराना लाल ट्रैक्टर कच्ची सड़क से होते हुए पक्की सड़क पर चढ़ा। ट्रॉली में ताजी कटी गन्ने की फसल भरी हुई थी। ट्रैक्टर चला रही थी अनवी सिंह, उम्र करीब 20 साल। चेहरे पर मेहनत की सादगी थी, आंखों में आत्मसम्मान। पीछे ट्रॉली में बैठी थी उसकी मां शारदा देवी, कमजोर शरीर, दमे की पुरानी बीमारी, लेकिन आंखों में अब भी मां वाला साहस। अनवी शहर के डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी। आज छुट्टी थी, इसलिए मां के साथ चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने आई थी। उनका परिवार कोई रसूखदार नहीं था, लेकिन एक बात खास थी। अनवी की बड़ी बहन काव्या सिंह इसी जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थी। हालांकि गांव में यह बात बहुत कम लोगों को पता थी। सड़क पर कुछ दूर आगे जाते ही ट्रैक्टर की रफ्तार धीमी पड़ गई। आगे पुलिस का बैरियर लगा हुआ था। 3 पुलिसकर्मी सड़क के बीच खड़े थे। बीच में खड़ा था सब इंस्पेक्टर रघुवीर तोमर, मोटी मूंछें, लाल आंखें और आवाज में अकड़। वह हर आने जाने वाले वाहन को रोक रहा था। कागज कम, बदतमीजी ज्यादा। अनवी ने ट्रैक्टर रोक दिया। रघुवीर ने उंगली से इशारा किया, ए लड़की, साइड में लगा गाड़ी। अनवी ने शांत स्वर में कहा, जी साहब। मां बेटी नीचे उतरी। अनवी बोली, हम गन्ना लेकर मिल जा रहे हैं, सारे कागज हैं हमारे पास। रघुवीर ने ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर हंसते हुए बोला, ओहो, बड़ी जुबान चल रही है। और ये कौन है, काम वाली? अनवी की आवाज खड़ी हो गई, ये मेरी मां है, भाषा संभाल कर बात कीजिए। पास खड़ा एक सिपाही ट्रॉली से गन्ना उठाकर चबाने लगा। हंसते हुए बोला, साहब देखो तो, ऐसे बोल रही है जैसे बाप कलेक्टर हो। दूसरा सिपाही फप्ती कस बैठा, मुझे तो मां बेटी दोनों धंधे वाली लगती हैं। ये शब्द सीधे अनवी के सीने में उतर गए। उसकी आंखें लाल हो गईं। जुबान संभालो। अनवी की आवाज कांप रही थी, यह मेरी मां है, कागज चाहिए तो नियम से जांच करो। रघुवीर का चेहरा तमतमा गया। हमें कानून सिखाएगी? उसने कागज लिए और बिना देखे फाड़ दिए। नकली कागज, चालाकी दिखा रही है। अनवी का धैर्य टूट गया। आपको किसने हक दिया हमारे कागज फाड़ने का? अगले ही पल छप्पाक, रघुवीर का थप्पड़ अनवी के चेहरे पर पड़ा। सड़क पर सन्नाटा छा गया। शारदा देवी चीख पड़ी, मेरी बेटी को क्यों मारा? रघुवीर ने धक्का दिया, चुप, ज्यादा बोली तो तुझे भी मारूंगा। भीड़ खड़ी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। एक नौजवान बोला, साहब ये गलत है, भाग यहां से। रघुवीर गरजा, फिर आदेश दिया, इन दोनों को जीप में ठूंसो। थाने की गंदी कोठरी में मां बेटी को बंद कर दिया गया। अंदर अंधेरा था, सीलन और बदबू। शारदा देवी की सांस फूलने लगी। अनवी चीखने लगी, मेरी मां को दम की बीमारी है। लेकिन बाहर बैठे रघुवीर ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद वह खुद आया। क्या नौटंकी है, उसने कहा। अनवी हाथ जोड़कर बोली, मेरी मां मर जाएगी, अस्पताल ले चलो। रघुवीर हंसा, मरने दे, बोझ कम होगा। बस यहीं अनवी टूट गई। उसने थप्पड़ मार दिया। अगले पल उसे घसीटकर अलग कमरे में ले जाया गया। दरवाजा बंद, मारपीट, धमकी, और बाहर कोठरी में शारदा देवी की सांसें धीमी पड़ती चली गईं। कुछ देर बाद उनकी आवाज थम गई। रघुवीर ने जाकर देखा, जमीन पर निढाल पड़ी थी। लगता है मर गई, उसने हंसते हुए कहा। इसी वक्त उनकी पलकों में हलचल हुई। अनवी चीख पड़ी, मां। और उसी पल जिले की सबसे ताकतवर पुलिस गाड़ी थाने के बाहर रुकी। अंदर आने वाली थी एसपी काव्या सिंह। थाने की उस बदबूदार कोठरी में रात जैसे रुक सी गई थी। दीवारों से रिश्ती नमी, फर्श पर जमी ठंडक और ऊपर टंगी पीली बल्ब की मध्यम रोशनी, सब कुछ मिलकर माहौल को और भारी बना रहा था। अनन्या अपनी मां सावित्री को सीने से लगाए बैठी थी। सावित्री की सांसें अब भी अनियमित थीं, कभी तेज कभी बहुत धीमी। अनन्या हर पल उनकी छाती पर कान रखकर सुनती, जैसे हर सांस के साथ दुआ मांग रही हो। मां, आंखें मत बंद करना प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर चेहरे पर जिद थी। सावित्री ने कमजोर हाथ से बेटी की उंगलियां दबाईं। डर मत, भगवान है। उसी वक्त बाहर से भारी बूटों की आवाज आई। अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के बाहर वही हंसी गूंजी, अभी जिंदा है क्या बुढ़िया? अनन्या ने दांत भींच लिए। वह जानती थी जवाब देना अभी और मुसीबत बुलाना होगा। दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर राघव मलिक अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर वही घमंड, आंखों में वही हैवानियत।
उसने सावित्री को ऊपर से नीचे देखा और बोला, लगता है भगवान भी इसे लेने से डर रहा है। अनन्या उठ खड़ी हुई। अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो, राघव ने बात काट दी। तो क्या कर लेगी? तेरी आवाज यहां तक ही है, बाहर नहीं जाएगी। उसने इशारे से सिपाही को बुलाया। कल सुबह तक दोनों को यहीं रहने दो, देखते हैं किसकी सांस पहले टूटती है। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंधेरा और गहरा हो गया। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर आर्या सिंह, जिला पुलिस की तेज तर्रार अधिकारी, अपने दफ्तर में बैठी फाइलें पलट रही थीं। बार बार उसका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन पर जा रहा था। मां का फोन, बहन का फोन, दोनों बंद। आर्या के दिल में अजीब सा डर समा गया। उसने तुरंत पास बैठे स्टाफ से कहा, मेरे घर फोन मिलाओ। कुछ मिनट बाद जवाब आया, मैडम घर पर ताला लगा है। आर्या की उंगलियां कुर्सी की बांह पर कस गईं। कब से? शाम से मैडम। अब शक पक्का हो गया। उसने बिना देर किए आदेश दिया, एक टीम तैयार करो अभी। इधर थाने की कोठरी में सावित्री की हालत फिर बिगड़ने लगी। उनका चेहरा नीला पड़ने लगा। अनन्या चिल्ला उठी, कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां मर जाएगी। कोई जवाब नहीं। उसने दीवार पर मुक्के मारे। आवाज गूंजती रही मगर सुनने वाला कोई नहीं। तभी सावित्री के होंठ हिले, बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तू हार मत मानना। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा कुछ नहीं होगा मां, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद राघव मलिक अपने केबिन में बैठा चाय पी रहा था। सिपाही हंसते हुए बोले, सर लड़की अब चुप है। राघव ने ठाका लगाया, अच्छा है, डर इंसान को जल्दी सिखा देता है। उसी वक्त बाहर से सायरनों की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, कई गाड़ियां। राघव की भौहें सिकुड़ गईं। इतनी रात को कौन आया है? दरवाजा खुला। एक कांस्टेबल हांफता हुआ अंदर आया। सर बाहर बड़ी अफसर आई हैं। राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन? आर्या सिंह सर। चाय का कप हाथ से छूटते छूटते बचा। आर्या थाने में दाखिल हुई। उसके साथ कई अधिकारी थे। उसकी चाल में गुस्सा साफ झलक रहा था। लॉकअप खोलो, उसका आदेश सीधा था। राघव हकलाया, मैडम वहां मामूली केस है। आर्या की नजरें तीर की तरह लगीं। मैंने कहा लॉकअप खोलो। दरवाजा खुला। अंदर का दृश्य देखकर आर्या की सांस अटक गई। फर्श पर बैठी उसकी मां और पास में सहमी हुई बहन। मां, वह घुटनों के बल बैठ गई। सावित्री ने कांपती आंखों से देखा। आर्या। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी। उस पल आर्या सिर्फ अफसर नहीं थी, वह बेटी थी, वह बहन थी। वह धीरे से उठी, पीछे मुड़ी। राघव मलिक पीछे हटने लगा। आर्या की आवाज थाने में गूंज गई, वर्दी पहनकर तुमने मेरी मां और बहन पर हाथ उठाया। राघव ने सिर झुका लिया। गलती हो गई मैडम। गलती? आर्या की आंखों में आग थी। यह अपराध है। उसने तुरंत आदेश दिया, इन सभी को हिरासत में लो अभी। सिपाही आगे बढ़े। राघव की वर्दी उतरने लगी। वह चिल्लाया, मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आर्या ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, जो डर आज मेरी मां ने महसूस किया, अब वही डर तुम्हारी सजा है। थाने के बाहर मीडिया जमा हो चुकी थी। आर्या ने बयान दिया, कानून किसी की वर्दी नहीं देखता, सिर्फ सच देखता है। अनन्या अपनी मां को सहारा देकर बाहर लाई। आसमान में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। एक नई सुबह, एक नया भरोसा। सुबह की धूप थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशों से टकरा रही थी, लेकिन अंदर माहौल अब भी स्याह था। अनन्या अपनी मां सावित्री को एम्बुलेंस में बैठते देख रही थी। ऑक्सीजन मास्क लग चुका था। सावित्री की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन बेटी का हाथ अब भी कसकर पकड़े हुए थी। मां, मैं यहीं हूं, अनन्या ने झुककर कहा। सावित्री के होंठ हल्के से हिले। तू मजबूत है। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हुए। सायरन बजा और गाड़ी अस्पताल की ओर बढ़ गई। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उसके भीतर डर नहीं था, अब सिर्फ आग थी। थाने के अंदर इंस्पेक्टर राघव मलिक और उसके दोनों साथी उसी लॉकअप में बंद थे जहां कुछ घंटे पहले अनन्या और सावित्री थीं। फर्श वहीं था, बदबू वहीं, अंधेरा वहीं, लेकिन अब हालात बदले हुए थे। राघव दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था। उसकी वर्दी उतर चुकी थी, अहंकार भी। सर अब क्या होगा? एक सिपाही ने कांपती आवाज में पूछा। राघव ने सिर पकड़ लिया। अब जो होना था हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, वर्दी उतरते ही इंसान कितना असहाय हो जाता है। दोपहर तक
पूरा जिला हिल चुका था। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, हर जगह एक ही खबर। थाने में महिला के साथ दुर्व्यवहार, इंस्पेक्टर सस्पेंड। लेकिन आर्या सिंह जानती थी, सस्पेंड होना सजा नहीं होती। वह अपने ऑफिस में बैठी, सामने जांच फाइलें खुली थीं। उसकी आंखें लाल थीं, मगर आवाज स्थिर। मुझे विभागीय नहीं, न्यायिक जांच चाहिए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आर्या, मामला संवेदनशील है, थोड़ा संभल कर। आर्या ने सीधा देखा, अगर आज मैं संभल गई तो कल कोई और मां इसी कोठरी में दम तोड़ेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदेश जारी हुआ, क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। शाम को अस्पताल में अनन्या बेंच पर बैठी थी, हाथ में मां की रिपोर्ट। डॉक्टर ने कहा था, वक्त पर पहुंच गए, वरना देर हो जाती। वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। वह खिड़की से बाहर देख रही थी जब आर्या अंदर आई। दोनों बहनें कुछ पल चुप रहीं। फिर अनन्या बोली, दीदी, अगर आप नहीं आती। आर्या ने बात पूरी नहीं होने दी। उसने बहन का कंधा थाम लिया। अगर मैं नहीं आती तो भी तुम गलत नहीं थी। अनन्या की आंखें भर आईं। मैंने पहली बार महसूस किया कि सच बोलना कितना भारी पड़ता है। आर्या ने गहरी सांस ली, और चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी। राघव मलिक को हथकड़ी लगाकर लाया गया। वही इंसान जो कल तक कानून का भगवान बना घूमता था, आज सिर झुका हुआ था। अनन्या पहली बार उसे इस हालत में देख रही थी। उसके भीतर कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून। जज ने सख्त लहजे में कहा, यह मामला सिर्फ अधिकार के दुरुपयोग का नहीं, मानवता के पतन का है। राघव के वकील ने दलील दी, माय लॉर्ड, यह सब गलतफहमी। तभी अनन्या खड़ी हो गई। इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। कोर्ट में खुसर पुसर हुई। जज ने सिर हिलाया, कहिए। अनन्या की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। माय लॉर्ड, उस दिन मैं किसी अफसर की बहन नहीं थी। मैं सिर्फ एक बेटी थी जो अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मेरी बहन अफसर नहीं होती तो शायद आज मैं यहां खड़ी नहीं होती। पूरा कोर्ट खामोश था। जज ने फाइल बंद की। यह केस उदाहरण बनेगा। उधर राघव मलिक की दुनिया टूट रही थी। नौकरी गई, इज्जत गई, दोस्त गायब। जेल की चारदीवारी में बैठा वह पहली बार सोच रहा था, काश उस दिन मैंने इंसान की तरह बात की होती। कई हफ्तों बाद सावित्री अब ठीक थी, घर लौटी। अनन्या ने फिर से कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन वह अब वही लड़की नहीं थी। क्लास में जब भी किसी लड़की के साथ गलत होने की खबर आती, अनन्या का दिल कांप उठता। एक दिन उसने आर्या से कहा, दीदी, मैं चुप नहीं रहना चाहती। आर्या ने पूछा, फिर? अनन्या की आंखों में नई रोशनी थी। मैं लड़कियों के लिए एक मंच बनाना चाहती हूं, जहां वे डर के बिना बोल सकें। आर्या मुस्कुराई, यही तो असली जीत है। कुछ महीनों बाद शहर में एक छोटा सा कार्यालय खुला। नाम था आवाज। पहली मीटिंग में 10 लड़कियां आईं। सबकी कहानियां अलग थीं, लेकिन दर्द एक जैसा। अनन्या ने सबकी तरफ देखा और कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस आप में से एक हूं। अगर मेरी आवाज सुनी गई तो आपकी भी सुनी जाएगी। तालियों की आवाज गूंजी। दूर कहीं राघव मलिक सलाखों के पीछे बैठा रेडियो सुन रहा था। खबर आ रही थी, शहर में महिलाओं के लिए नई पहल। उसने आंखें बंद कर लीं। शायद देर हो चुकी थी, लेकिन सच सामने आ चुका था। आसमान में शाम ढल रही थी। अनन्या ऑफिस से बाहर निकली। सड़क पर चलते हुए उसने सिर उठाकर देखा। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा था हौसला, क्योंकि वह जान चुकी थी शाम के आसमान में बादल घिर आए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अनन्या के भीतर एक अजीब सा सुकून था। आवाज कार्यालय का बोर्ड अभी नया नया लगा था। नीचे कुर्सियों पर बैठी औरतें, कोई कॉलेज की छात्रा, कोई घरेलू कामगार, तो कोई अपने ही घर में दबाई गई एक खामोश चीख। अनन्या सामने खड़ी थी, हाथ में कोई कागज नहीं, बस अनुभव था। मैं आपसे भाषण देने नहीं आई हूं, उसने शांत स्वर में कहा। मैं आपसे सच सुनने आई हूं। पहली औरत उठी, आवाज कांप रही थी। मेरे पति शराब पीकर रोज मारते हैं, थाने गई थी। उन्होंने कहा घर का मामला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दूसरी लड़की बोली, कॉलेज में एक प्रोफेसर, सब जानते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं।
अनन्या की मुट्ठियां कस गईं। वह खुद को उनमें देख रही थी। उसी रात आर्या अपने दफ्तर में बैठी थी। टेबल पर कई फाइलें खुली थीं। एक अधिकारी बोला, मैडम, आपके खिलाफ अंदर खाने बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि आप व्यक्तिगत बदले में कार्रवाई कर रही हैं। आर्या ने सिर उठाया। अगर अपनी माँ और बहन के लिए खड़ा होना व्यक्तिगत बदला है तो हाँ, मैं दोषी हूं। कमरे में बैठे अफसर चुप हो गए। अगले हफ्ते अनन्या को एक अनजान नंबर से कॉल आया। बहुत समाज सेवा करने लगी हो? दूसरी तरफ ठंडी आवाज थी, ज्यादा उड़ोगी तो पंख काट दिए जाएंगे। कॉल कट गया। अनन्या कुछ पल फोन देखती रही। डर ने दस्तक दी, लेकिन इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। उसने आर्या को फोन किया, सब बताया। आर्या ने सिर्फ इतना कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। कुछ ही दिनों में आवाज की गतिविधियां बढ़ने लगीं। कानूनी सहायता, काउंसलिंग और सबसे जरूरी हिम्मत। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, अंधेरा भी हमला करता है। एक रात कार्यालय के बाहर पोस्टर फाड़ दिए गए। दीवार पर लिखा था, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। अनन्या ने दीवार को देखा, फिर मुस्कुराई। यही तो सबूत है, उसने खुद से कहा, कि हमारी आवाज पहुंच रही है। उधर जेल में राघव मलिक को अब कोई पहचानता नहीं था। न कोई सलाम, न कोई इज्जत। एक कैदी ने ताना मारा, क्यों साहब, अब कानून याद आता है? राघव ने नजरें झुका लीं। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, अनन्या का। पहली बार उसे एहसास हुआ, सत्ता से बड़ा कुछ होता है। एक दिन अनन्या और आर्या साथ बैठे थे। अनन्या बोली, दीदी, कभी कभी डर लगता है। सोचती हूं अगर सच में कुछ हो गया तो। आर्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डर सबको लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ डर को रास्ता बना लेते हैं। अनन्या ने गहरी सांस ली। कुछ महीनों बाद एक बड़ा केस सामने आया। एक नाबालिग लड़की। पूरा शहर उबल पड़ा। अनन्या की संस्था सबसे आगे थी। मीडिया, वकील, दबाव। पहली बार सिस्टम झुका। कोर्ट का फैसला आया, दोषियों को सजा। लड़की की मां ने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम नहीं होती तो मेरी बेटी भी चुप रह जाती। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उस रात अनन्या अकेले छत पर खड़ी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। सावित्री पीछे से आई। थक गई है? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ मां, लेकिन रुक नहीं सकती। सावित्री ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। तो रुकना भी मत। दूर कहीं राघव मलिक रेडियो पर खबर सुन रहा था, महिलाओं के अधिकारों पर नई सख्त गाइडलाइंस। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर पड़ी। शायद यह पछतावे का था, या शायद हार का। कहानी अब सिर्फ अनन्या की नहीं थी। यह हर उस लड़की की कहानी बन चुकी थी जो डर के बावजूद सच के साथ खड़ी होती है। और यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। शहर की सड़कों पर उस दिन कुछ अलग सा शोर था। यह शोर हॉर्न का नहीं था, यह शोर डर के टूटने का था। आवाज के बाहर भीड़ जमा थी, हाथों में पोस्टर, आंखों में आंसू और दिलों में हिम्मत। अनन्या दरवाजे पर खड़ी सबको देख रही थी। उसे आज भी याद था, एक वक्त था जब वह खुद एक अंधेरी कोठरी में डरी सहमी बैठी थी। आज वही लड़की दूसरों के लिए रोशनी बन चुकी थी। भीड़ में से एक लड़की आगे आई, उम्र मुश्किल से 20 साल। दीदी, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होती। अनन्या ने उसका हाथ थाम लिया। आज से तुम अकेली नहीं हो। भीड़ में तालियां नहीं बजीं, सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो बहुत कुछ कह रहा था। उसी दिन शाम को आर्या अपने ऑफिस में बैठी टीवी देख रही थी। न्यूज चैनल पर बहस चल रही थी। क्या सिस्टम सच में बदल रहा है? क्या औरतों की आवाज अब सुनी जाएगी? आर्या ने टीवी बंद कर दिया। वह जानती थी, बदलाव टीवी से नहीं, जमीन से आता है। जेल में राघव मलिक को आज अदालत ले जाया गया। फाइनल सुनवाई। वह कटघरे में खड़ा था, कंधे झुके हुए, आंखें खाली। जज की आवाज गूंजी। सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी ने अपने पद का गंभीर दुरुपयोग किया है। सजा सुनाई गई। उस पल राघव ने पहली बार ऊपर देखा। उसे कोई गाली नहीं दे रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था, बस चुप्पी थी। और वही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा थी। अस्पताल के एक कमरे में सावित्री खिड़की के पास बैठी धूप सेंक रही थी। सेहत अब ठीक थी,
अनन्या उनके पास बैठी थी। माँ, अनन्या ने धीरे से कहा, उस दिन अगर मैं चुप रह जाती। सावित्री ने बेटी की बात बीच में काट दी, तो आज इतनी बेटियां बोल नहीं पाती। माँ की आंखों में गर्व था, बेटी की आंखों में सुकून। कुछ महीने बीत गए। आवाज अब सिर्फ एक दफ्तर नहीं था, वह एक आंदोलन बन चुका था। छोटे शहर, कस्बे, गांव, हर जगह लड़कियां आगे आ रही थीं। डर अब भी था, लेकिन डर के साथ अब साथ भी था। एक दिन अनन्या को वही अनजान नंबर फिर से कॉल आया। इस बार आवाज बदली हुई थी, कमजोर। मुझे माफ कर दो, अनन्या ने फोन काट दिया। वह जानती थी माफी शब्दों से नहीं, बदलाव से मिलती है। शाम को छत पर अनन्या, आर्या और सावित्री तीनों साथ बैठे थे। आसमान में सूरज ढल रहा था, लालिमा फैल रही थी। आर्या बोली, थक गई होगी। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, लेकिन अब रुकना डराता है। सावित्री ने दोनों बेटियों को देखा। आज मुझे डर नहीं लगता। नीचे सड़क पर एक छोटी लड़की दीवार पर लिख रही थी। डर नहीं, अब आवाज है। अनन्या ने उसे देखा और उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वह जानती थी ये कहानी अब खत्म नहीं हुई, ये कहानी अब शुरू हुई थी। क्योंकि जब एक लड़की बोलती है तो पूरी व्यवस्था सुनने को मजबूर हो जाती है।